आओ बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 के अंतिम गद्य पाठ कारतूस के बारे में पढ़ेंगे। कारतूस एकांकी है, गद्य की वो विधा जिसे नाटक के रूप में लिखा जाता है और एक ही अंक में वो बात पूरी हो जाती है। नाटक की तुलना में इसका आकार छोटा होता है। इसे लिखने वाले हैं जाने माने नाटककार हबीब तनवीर, जिन्होंने बहुत पहले नाटक लेखन करते करते बॉलीवुड तक ऐसी ऐसी कलाकारों को प्रस्तुत किया जिसे हम विशेष कलाकार के रूपों में देखते हैं आज। नाटक करना, कराना और उसके लिए साथ साथ कविता भी उसमें अंग बन जाए, उस पर भी काम करना, ये हबीब तनवीर की एक विशेषता रही थी। अत्यंत संघर्षमय जीवन के बाद इन्होंने वो सब अपनी 80वें दशक तक पहुंचकर भी 80 वर्ष से अधिक की आयु पाने के बावजूद अपने अंतिम समय तक वे सभी कलाओं का, अपने अनुभवों का और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए अंतिम समय तक लगे रहे, करते रहे वो काम जो आज हमारे सामने अनेक रूपों में बार बार देखा जाता है, जिनका मंचन किया जाता है। आगरा बाजार जैसे इनके जो नाटक रहे हैं, आज भी आधुनिक परिवेश में उसे आप देख सकते हैं। यदि आप दिल्ली के मंडी हाउस में आए और समय समय पर नाटकों पर जो फेस्टिवल होते हैं, उत्साह पूर्वक पर्व मनाए जाते हैं, उनमें इनके द्वारा लिखे गए नाटकों को अनेक बार अनेक जन समुदायों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आज हमारे सामने जो पाठ हबीब तनवीर जी द्वारा लिखित है कारतूस, इस पाठ में मुख्य रूप से बताया गया है वजीर अली के कारनामों के बारे में, जिसे एक जांबाज सिपाही कहकर लेखक ने प्रस्तुत किया है। जांबाज होता है बहादुर, जो पूरी ताकत लगाकर अपने शत्रु का मुकाबला करता है। तो उसी के कारनामों को बताया है कि कैसे एक अकेले जांबाज को पकड़ने के लिए दिनों तक, महीनों तक जंगलों में खेमे लगे रहते थे, लेकिन वे उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि वह अपनी तरकीबों से, अपनी जांबाजी से, अपने ख्यालों से, अपने इरादों से हर बार चकमा दे जाता था अंग्रेज सरकार को। उसका केवल यही लक्ष्य था, एकमात्र उद्देश्य यही था कि किस तरह से मैं अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालूं। और कंपनी के यानी अंग्रेजों के जो शासक थे, जो चला रहे थे उस समय शासन को, उनकी नींद हराम कर देने वाला ये ऐसा निडर और दिलेर सिपाही था जो शेर की मांग में पहुंचकर भी मानो उनसे मुकाबला करने को तैयार रहता था। शेर माना गया है कंपनी के हुक्मरानों को, जो वहां शासन कर रहे थे उस दौरान। और कंपनी की बटालियन के खेमे में पहुंचता है और पहुंचकर किस तरीके से दिलेरी से वो काम कर जाता है जो उसे करना होता है, और कंपनी वालों को जो महीनों से उसके इंतजार में प्रतीक्षा कर रहे थे उसे पहचान नहीं पाते और उसकी मदद कर जाते हैं। तो इस तरह जब बाद में पता लगता है, जब मदद कर चुकने के बाद पता लगता है कि ये नाम पूछने पर वजीर अली है, तो उनके होश उड़ जाते हैं, पर चाहते हैं कि ये बात और सिपाहियों के सम्मुख प्रकट न हो, नहीं तो हमारा ही उपहास उड़ाया जाएगा कि हम मालिक होकर भी, लेफ्टिनेंट कर्नल होकर भी उस अग्नि से सिपाही को नहीं पहचान सके, जिसके लिए हम लगातार कोशिश में जिसे ढूंढने की लगे हुए हैं। तो इस एकांकी में मुख्य रूप से जिन 4 बातों को बताया गया है वो है अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट ने कैसे डेरा डाला हुआ था वजीर अली को पकड़ने के लिए। फिर वजीर अली ने अपनी बहादुरी का परिचय अंग्रेज वकील की हत्या करके कैसे दिखाया था और क्यों की थी हत्या। अगला
कि भारत को आजाद करने की उसके मन में क्या क्या योजनाएं थी। और चौथी बात जो हम जान पाते हैं एकांकी को पढ़ने के बाद कि वजीर अली का अंग्रेजी छावनी में जो एकदम क्लाइमेक्स होता है नाटक का, वहां पता लगता है कि वो किस तरीके से आया, कैसी पकड़ मची, कैसे जाना गया कि ये घुड़सवार कौन होगा, कहाँ से आया होगा, संदेशवाहक है, कौन है। ये वो अटकल ही लगाते रहते हैं कि तब तक वजीर अली अपना काम कर जाता है। तो जो बातें कही गई हैं वो सब बच्चे अपने अपने पाठ को जब खोलेंगे तो पढ़ पाएंगे, और पढ़कर आप पात्र अनुसार यदि 4-5 बच्चे मिलकर इसे पढ़ेंगे तो एकदम आपको एक नाटकीय अंदाज में जब उसे पढ़कर आप मिलजुल कर एक दूसरे के साथ अलग अलग पात्र बनकर पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। एक नाटकीयता तो आएगी ही, एक यादगार पल भी आपके साथ बन जाएगा। तो आपसे बच्चों अनुरोध है कि जरूर 4-5 बच्चे मिलकर अलग अलग पात्र का अभिनय करते हुए इस पाठ को पढ़ना और उसका आनंद उठाना। तो अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का जो डेरा पड़ा था वो है सन 1799 में गोरखपुर के जंगल में अंदरूनी भाग में रात का समय होता है। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट डेरा जमाए हुए हैं वहां अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, यानी पूरी सेना के साथ। और लेफ्टिनेंट बताता है कि जंगलों में डेरा डालते हुए उन्हें हफ्तों हो गए हैं। सिपाही भी उनके साथ इस तरीके से डेरा डाले हुए वहां की परेशानियों से, जंगली जीवन से परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक अकेले वजीर अली के लिए हम महीनों से यहाँ हैं घर बार छोड़कर, और वो हमारे हाथ ही नहीं आ पा रहा है। और फिर ये लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बात करते हैं कि वजीर अली देखो पकड़ में नहीं आ रहा है, और उसके कारनामे तो एक तरह से हमें रॉबिन हुड की भी याद दिलाते हैं। रॉबिन हुड बच्चों वो था जो असहायों को, दीन दुखियों की मदद के लिए जो धनपति थे उनसे पैसा लेता था और गरीबों को बांटा करता था, उनकी मदद करता था। इसी तरीके से हम वजीर अली में भी ऐसी विशेषताएं देखते हैं कि जो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जिन्होंने जानबूझकर हमारे यहाँ व्यापार की दृष्टि से आए, लेकिन यही डेरा जमा लिया, देखते हुए कि भारत में ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं, उनका यहाँ से जाने का मन ही नहीं हुआ और धीरे धीरे हमारे अलग अलग प्रदेशों पर राज जमाते चले गए, बढ़ाते लगे थे। तो उन अंग्रेजों से वजीर अली को बहुत नफरत थी और 4-5 महीने ही केवल उसने यहाँ राज किया था, लेकिन उसी 4-5 महीने में जब तक उसने राज किया, अंग्रेजी प्रभाव को अपने इलाके में जमने नहीं दिया था। इस बात से अंग्रेजी अच्छी तरह जान गए थे कि वजीर अली हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेफ्टिनेंट जी पूछते हैं कि सादत अली के बारे हैं कौन है ये सादत अली। तो कर्नल उनका परिचय देते हैं कि आसिफ-उद-दौला का भाई है। सादत अली को तो कर्नल अच्छा मानते हैं क्योंकि वो आराम पसंद इंसान था, जो जैसा कहते थे अंग्रेज वैसी मान जाता था, और उसने आधी जायदाद भी अंग्रेजों को दे दी थी और इससे खुश थे अंग्रेज लोग। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे बड़ा टीपू सुल्तान ने दी थी और वजीर अली ने, लेकिन अफगानिस्तान या कुछ न कुछ जहां यहाँ वहां से जो हमले होते थे और भारतीयों द्वारा जब हमले करके इनकी नाक में दम आता था अंग्रेजों की, तो उनसे वो जाहिर सी बात है कि परेशान रहा करते थे। इसीलिए उन्हें लगा कि शम्स-उद-दौला ने जब निमंत्रण भेजा था तो लेफ्टिनेंट ने कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ा दी थी और कर्नल ने हाँ भरते हुए कहा था कि इस लहर को रोकना जरूरी है, क्योंकि यदि ये भारतीय एकजुट हो जाएंगे तो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। और आगे आते आते कहानी पता लगती है कि जब कर्नल कहानी बताते हैं लेफ्टिनेंट को वजीर अली की कि सालों में पूरी फौज लेकर वजीर अली का पीछा करते रहे हैं, पर वजीर अली उनके हाथ कभी नहीं आ पाता, क्योंकि वो इतना जांबाज है
कि कोई ना कोई ऐसी हमारी आंखों में धूल झोंक देता है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते और हमारे हाथ से चूक हो जाती है। कंपनी के वकील की भी उसने हत्या की थी और हत्या करने के पीछे भी कारण था कि कंपनी ने वजीर अली को पद से हटा दिया था, बनारस तक पहुंचा दिया था और उसके लिए वजीफा तय कर दिया था। पर कुछ महीने बाद ही जब गवर्नर जनरल ने उन्हें बुलाया कोलकाता, तो वजीर अली ने बनारस में रहने वाले वकील से शिकायत की कि ये मेरा तबादला यहाँ से वहां क्यों कर रहे हैं। वकील ने वजीर अली की बात तो सुनी नहीं, बल्कि उसे उल्टा ही खरी खोटी सुनाने लगा। एक तरह से इस तरह की बात करने लगा जो अंग्रेजों के पक्ष में थी। ये बात उसके वजीर अली को बिल्कुल नहीं भाई कि एक तो मैं शिकायत लेकर आया था, दूसरा मेरी शिकायत सुनने की बजाय ये उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं भारतीयों के साथ। उन्होंने क्रोध में आकर खंजर अपना उठाया और वकील की हत्या कर दी और अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ बढ़ने लगा। और आजमगढ़ के जो शासक थे उन्हें घाघरा तक पहुंचा दिया। लड़ते लड़ते उन्हें वहां से हटाया और अब उसका काफिला यहां जंगलों में भटक रहा है कि हम किसी तरह हमारी पकड़ में आए वजीर अली और हम उससे बदला लें। लेकिन वो इस तरह से वो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते थे। वजीर अली कर्नल लेफ्टिनेंट को बताते हैं कि वजीर अली किस तरह नेपाल पहुंचना चाहता है और अफगानी हमले का इंतजार कर रहा है, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है ताकि सादत अली को वो हटाए और अवध पर कब्जा कर सके। अवध पर अपना जो उसका वास्तव में अधिकार है उत्तराधिकारी होने के नाते, वो वहां पर राज करे और अंग्रेजों को जब वो शासक बन जाएगा, राज करेगा, तो अंग्रेजों के खिलाफ एक पूरा दल बल तैयार करे और हिंदुस्तान से उन्हें बाहर खदेड़े। सादत अली क्योंकि अंग्रेजों के पक्ष में है, वो चाहते हैं सादत अली रहे, लेकिन वास्तव में उत्तराधिकारी वजीर अली है। वजीर अली जरूर आज नहीं तो कल उस गद्दी पर अपना हुकूमत चलाने के लिए आएगा ही। इस बारे में सादत अली परेशान भी है और उसे ये लगता है कि मेरे लिए तो मानो वजीर अली एक मौत के समान है। जब भी उस पर भूत सवार होगा वो मुझे यहाँ से हटाएगा और मेरा अंत भी कर सकता है, क्योंकि मैंने गलत तरीके से उसकी सत्ता हथिया रखी है। और वजीर अली का अंग्रेजी छावनी यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो खेमा लगाया गया था, दल बल के साथ बैठे हुए थे जंगल में कि वजीर अली को पकड़ा जाए, उसके बारे में फिर कर्नल बताते हैं कि अभी तक तो वो नेपाल नहीं पहुंच सका है वजीर अली, और अंग्रेज और सादत अली की खां की जो फौजें हैं वो उसका पीछा कर रही हैं। पीछा करते करते देखेंगे जब उनके हाथ वो आएगा तो हमें वो खबर करेंगे और हम वजीर अली को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सिपाही एक आता है और ये सूचना देता है कि दूर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। लगता है कोई घुड़सवार आ रहा है, कोई संदेशवाहक आ रहा है कहीं का संदेश लेकर। कर्नल सिपाहियों को सावधान करते हैं कि सावधान हो जाओ, देखो अगर कोई दूसरे जगह से संदेशवाहक आया है तो उस पर कड़ी नजर रखना, देख कर रखना, कुछ ऐसी हरकत वो न करने पाए जिससे हमें नुकसान हो। तो कड़ी नजर रखने का आदेश देने के साथ ही घुड़सवार तब तक वहां पहुंच जाता है। बहुत तेजी में होता है, क्योंकि तेज से कच्चे रास्ते में जब दौड़ाया जाता है घोड़ा तो धूल 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 चारों ओर फैल जाती है। वही दृश्य है। सिपाही से घुड़सवार आकर कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है और कर्नल उसे अपने कमरे में बुलवा लेता है। सवार चाहता है कि एकांत में वो कर्नल से बात करे और कर्नल फिर सिपाहियों और लेफ्टिनेंट को बाहर जाने का आदेश देता है। सवार उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पे ये खेमा क्यों लगाया हुआ है, इतने सैनिकों के साथ तुम इस जंगल में क्यों हो? तो कर्नल बताते हैं कि वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते हैं इसीलिए। और ऐसा कहते कहते वो घुड़सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कारतूस जब वो 10 कारतूस भर बस केवल मांगता है और कारतूस मांगता है जब मांग कर जब जाने वाला होता है तो कर्नल पूछता है अपना नाम बताएंगे? तो कारतूस लेने वाला बताता है
कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूं। मेरा नाम है वजीर अली। और ऐसा सुनते ही कर्नल सख्ते में आ जाता है और सवार के चले जाने के बाद लेफ्टिनेंट जब पूछता है कर्नल से कि कौन था वो, तो उसका वास्तविक परिचय न देकर बस इतना ही बोलता है, वो था एक जांबाज सिपाही। वो था एक जांबाज सिपाही। और जब कोई दुश्मन के मुंह से भी तारीफ के शब्द निकलते हैं तो निश्चित रूप से जानो बच्चों कि वो दुश्मन काबिले तारीफ ही है। और वही वजीर अली के लिए कर्नल के मुंह से, कालिंज कर्नल के मुंह से इस तरह के शब्द निकल पाए थे। तो आए अब आगे हम देखते हैं प्रश्नों पर। यदि गौर करें तो आप देखेंगे कि कर्नल जिंदगी जंगलों की खतरनाक क्यों होती है के बदले यदि हम मौखिक प्रश्नों पर आए, कर्नल कालिज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था, तो आप जान ही गए हैं। उनका खेमा वजीर अली को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से लगाया गया था। कर्नल को इस बात का संदेह था कि जंगल में ही वो कहीं छिपा हुआ होगा। बरसों से पूरी फौजों की आंखों में वो धूल झोंक रहा है, पर जब हम जंगल में ही रहेंगे और यही यदि वो है तो उस आदमियों के साथ भटक रहा होगा, कभी ना कभी हमारे हाथ वो आ ही जाएगा। वजीर अली से सिपाही तंग आ चुके थे। क्यों? वजीर अली से इसीलिए तंग आ गए थे क्योंकि हफ्तों से उन्होंने यहां डेरा डाला हुआ था और उसे ढूंढने की बजाय वजीर अली पकड़ में आ ही नहीं रहा था। रहते रहते जंगल में इतने समय से वे पूरी तरह परेशान हो रहे थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? इसीलिए कहा ताकि वह देख सके कि सवार किस दिशा की तरफ से जा रहा है, आ रहा है। वह सवार वजीर अली का कोई दूत होगा या जानकार होगा, या हो सकता है उसका कोई साथी हो, और यदि ऐसा होगा तो हम उससे उसके बारे में जान सकेंगे। सवार ने ऐसा क्यों कहा था कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? ये आप सभी जान गए क्योंकि वह स्वयं वजीर अली था और कर्नल, लेफ्टिनेंट आदि उसे पहचान नहीं पा रहे थे, और वह एक जांबाज सिपाही था। अंग्रेजी अधिकारी जो भी थे उच्च पद पर आसीन, साधारण सवार समझ रहे थे जिसे, वही वजीर अली था। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, फिर भी सवार ने ऐसा कहने का साहस किया। कर्नल के खेमे में कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। तो वास्तव में अगर ऐसा चमत्कारी काम जो कर सकता है, उसे पकड़ना तो असंभव ही होगा इस सेना के लिए। आगे तुम्हारे पास कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में संक्षेप में बताएंगे। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? और वो इसीलिए क्योंकि किसी को भी चकमा देने में रॉबिन हुड भी साहसी था, वीर था और चकमा देने में माहिर था। उसी तरह वजीर अली भी साहसी था, हिम्मती था, जांबाज सिपाही था। उसके साहस के कारनामे सभी लोगों की जुबान पर थे। अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था, वकील को मारकर भाग गया था। बहादुर भरे उसके जो किस्से थे, कर्नल के लेफ्टिनेंट बड़ी ईमानदारी के साथ लेफ्टिनेंट को सुना रहे थे कर्नल जी। सादत अली कौन था? जैसा आपने जाना, आसिफ उद दौला का भाई था और वजीर अली का चाचा था। आसिफ अली को एक संतान भी नहीं थी। सादत अली के अवध का नवाब बनने की पूरी संभावना थी, पर जब वजीर अली के पैदा हुआ तो उसका सपना टूटने लगा और उसे लगा अब मेरी नवाबी खतरे में रहेगी। इसीलिए वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझ रहा था। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद यही था कि अवध की धन संपत्ति पर अधिकार कर ले। सादत अली अंग्रेजों का दोस्त था, मित्र था। सादत अली ऐशो आराम पसंद करता था। अपनी आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए भी उसने कर्नल को दे दिए थे।
अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने षड्यंत्रों में वो कामयाब रहता था। सादत अली को किसी का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो सब वही करता था जैसा अंग्रेज चाहते थे। तो कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने हिफाजत कैसे की थी? पहले तो वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने उसे बनारस भेज दिया था। 3 लाख रुपए का सालाना वजीफा तय किया था उसके नाम। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुला लिया। वजीर अली इस बुलावे से चिढ़कर कंपनी के वकील के पास गया, जो बनारस में ही रहता था। वजीर अली की शिकायत की कोई परवाह वकील ने जब नहीं की, बल्कि उसे उल्टा ही बुरा भला कहने लगा, तो वजीर अली को गुस्सा आ गया और खंजर निकालकर उसने वकील का कत्ल कर दिया। और उसके बाद वजीर अली अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ की ओर बढ़ा। वहां के बादशाह ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसे होते ही हैं जो सही काम करने वालों का साथ देते हैं। तब से वह जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, ताकि जमकर बढ़कर पूरे मुकाबले के साथ अंग्रेजों का सामना कर सके। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया था? क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सवार साधारण नहीं, बल्कि वजीर अली ही स्वयं है। जिस सवार को वह साधारण सिपाही समझ रहा था और उसकी सहायता से वह वजीर अली को गिरफ्तार करने का सपना देख रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करके उसके खेमे में आ जाएगा, जिसे पकड़ने के लिए ये तमाम खेमा लगाया गया है। कर्नल की नजरों में वजीर अली बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। वही खतरनाक व्यक्ति कर्नल को मूर्ख बनाकर उसी के हाथों 10 कारतूस लेकर चला गया, और कर्नल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वो दलबल के साथ यहाँ था, वह वहां आया, और फिर कर्नल ऐसे में भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेफ्टिनेंट का ऐसा क्यों लगा था कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? इसमें आप यही बताएंगे कि लेफ्टिनेंट को कर्नल से जब पता चला कि वजीर अली को कई लोग इसी प्रकार विद्रोह कर चुके हैं, तो दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल के नवाब का भाई शमसउदौला भी उनके खिलाफ था। सबने कंपनी के विरुद्ध अफगानिस्तान के बादशाह शाह जुमा को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। ऐसा देखकर लेफ्टिनेंट को लगने लगा था कंपनी के खिलाफ अब पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ने लगी है। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया था, ये बात पहले बताई जा चुकी है, वही होगा। सवार ने कर्नल से कारतूस किस तरह हासिल किए थे? वैसे तो आप अब दे ही सकते हैं उत्तर, फिर भी अगर दोहराएं हम, तो ये स्वयं वजीर अली ही था जो सवार था। वह जांबाज सिपाही था, जंगलों में धूल उड़ाता हुआ घोड़े पर सवार बिना किसी सिपाही के जांबाज वजीर अली अकेला ही अंग्रेजों के खेमे में आ गया था। लेफ्टिनेंट ने उसे साधारण सवार समझा था। वजीर अली को गिरफ्तार जैसे कराने के लिए यहाँ सोच रहे थे, उसकी गिरफ्तारी को ही वजीर अली ने स्वयं मुश्किल बता दिया, और ऐसा उसे दिखावा करना चाहा जैसे वह भी वजीर अली के ही खिलाफ है, ये सवार। और जब इस बात का विश्वास दिला दिया अंग्रेज कर्नल कॉलिंस को, तो उसने उनसे कारतूस की मांग की, और कारतूस मांगने के बाद जब उसका परिचय कर्नल ने पूछा, तो उसने बताया कि वही वजीर अली है। तो क्या आप मानते हैं कि वो एक जांबाज सिपाही था? इसके लिए आप अलग अलग बता सकते हैं उदाहरण पाठ के ही एकांकी के आधार पर कि हाँ, वो सचमुच एक जांबाज सिपाही था, बहुत हिम्मत वाला था, साहसी था, उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। वह अवध की नवाबी लेना चाहता था। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष उसने शुरू कर दिया था। गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपमान माना उसने। पेश होने से साफ मना कर दिया था, मैं गवर्नर जनरल के पास नहीं जाऊंगा, और गुस्से में आकर पहले सुलह करना चाहता था कंपनी के वकील के साथ। जब उसने उसकी बात नहीं सुनी, तो उस वकील की हत्या कर डाली, और हत्या के बाद जब वो शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने जैसा था
कि उसके बाद वो इधर उधर भाग रहा था। इसके बाद भी आजमगढ़ गोरखपुर के जंगलों में उसे भटकना पड़ा था। निडर होकर भी अंग्रेजों के कैंप में घुस आया था। उसे अपनी जान की कतई परवाह नहीं थी। जांबाज होने का परिचय उसी बात से पता चलता है कि जो पूरी सेना उसके खिलाफ खेमा लगाए बैठी थी, उसी कैंप में घुसकर उसने अपनी जरूरत मुताबिक कारतूस उनसे मांगे और वो देखते रह गए। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ पूरा होता है और बाकी पढ़कर आप इसे पुनः पढ़ें और छोटे छोटे प्रश्न भी यदि इसमें से बनते हैं तो उन सब के उत्तर देने में आप सफल रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। छोटी दो चार बातें यदि हों तो अजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत क्यों थी, तो आप बता सकते हैं क्योंकि वो देशभक्त था। उसे पसंद नहीं था कि कंपनी भारत पर अपना शासन स्थापित करे और वहां पश्चिमी संस्कृति को फैलाए। इसलिए 5 मास के शासनकाल में ही उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक दिखा दिया था कि अगर मैं शासक बना तो उन्हें यहाँ ठहरने नहीं दूंगा। और इस तरह से अगर आशा, ध्यान, भाव, आशय भी आप बता सकते हैं। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, यानी वजीर अली के पास बहुत कम लोग थे। कर्नल कॉलिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगलों में जहां डेरा डाले हुआ था और अनेक बार वजीर अली को पकड़ने की उसने कोशिश की पर सफल नहीं हो पा रहे थे। वजीर अली उन सब के लिए खतरा बना हुआ था। उसके पास कुछ ही लोग थे, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे वजीर अली के पास। उसके बावजूद वो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इसी कारनामे के कारण कर्नल खींच रहा था और कम लोगों को अपने साथ लिया वजीर अली के अंग्रेजों की इस बड़ी सेना से भिड़ने का कारनामा दिखाने को हमेशा तैयार था। गर्द तो ऐसे उड़ रही है, यदि इसका आशय आता है, आशय यानी उसका अर्थ या भाव क्या निकलता है, तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि अंग्रेजों की फौज के लेफ्टिनेंट ने ये बात कही थी और वजीर अली अकेला ही पूरे काफिले के समान था। वह तूफान की तरह शक्तिशाली और गतिशील था। उसके घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल ऐसा आभास देती थी मानो पूरी की पूरी धूल फौज चली आ रही है उस धूल के रूप में। इस वाक्य से आने वाले सवार के व्यक्तित्व की महानता भी झलकती है और ये भी पता चलता है कि अकेले होते हुए भी वह अकेला नहीं है। यह सवार स्वयं वजीर अली ही था। तो पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।